आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो डाइपोल के बारे में तो हम लोग पहले पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज देखेंगे डाइपोल जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो क्या होगा। तो हम लोग ले लेते हैं एक डाइपोल, ठीक है। ये एक डाइपोल है, है ना। यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है ना। ठीक, अब जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई, ठीक, ई वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ये जो डाइपोल है ऐसे रखा गया है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है ना। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है और ये डाइपोल इसका ऐसा रखा हो गया है। तो और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ए हो गया, है कि नहीं। और इस डाइपोल का एक अपना डाइपोल मोमेंट है P, है ना। ये जो डाइपोल मोमेंट है अपना, इसका अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है P, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है। ये जो P है इंडिपेंडेंट है, वो P इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, समझे। देखिए इसको, तो ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इसका, वो इससे कोई मतलब नहीं है उसका। अगर ये नहीं भी रहेगा तो इसका अपना खुद का मतलब कि डाइपोल मोमेंट रहेगा, समझे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इसके ऊपर फोर्स है, इस प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगा। प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। फोर्स इज इक्वल टू, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्यू इंटू ई, है कि नहीं। और तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो ये हो गया क्यू इंटू ई, है ना। ठीक, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस नेगेटिव वाले मतलब चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, माइनस क्यू इंटू ई, है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब ये दोनों फोर्स जो हैं ये एंटी पैरेलल हैं। देखिए थोड़ा ऊपर से समझ में आएगा, एक मिनट। ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों के दोनों फोर्स ये एंटी पैरेलल हैं। अगर इसको नीचे ऐसे ऐसे आप करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल फोर्स, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल फोर्स हैं। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। ये क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे इस डिस्टेंस को। ये हमारा थीटा है, तो यहाँ ये जो हमारा परपेंडिकुलर था, और ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये हम लोग जिसको डाइपोल मोमेंट को यहाँ लिख देते हैं, ये भी थीटा होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है कि नहीं भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। अब ये थीटा हो गया, तो ये वाला साइड क्या होगा, ये वाला साइड क्या होगा हमारा, यहां से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट से लेकर के माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक टोटल डिस्टेंस है 2a। माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है 2a, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2a है। तो ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हो गया थीटा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर,
तो मतलब ये जो हम लोग ये मतलब साइड निकालेंगे, इसको हम मार्किंग कर देते हैं, ए, ये बी और ये सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा ना, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, है ना। ये साइन थीटा अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन में ए बी, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। तो मतलब कि फिर हम लोग क्या किए, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो गया, क्योंकि मतलब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी था, समझे। तो इससे हमको क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये दोनों एंटी पैरेलल क्या बोलते हैं कि फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये है ए बी साइन थीटा, यानी कि 2a, ए बी तो 2a था, तो 2a साइन थीटा। अच्छा, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोग लास्ट ईयर टॉर्क के बारे में पढ़े हैं। टॉर्क क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। किसी भी कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगता है, ठीक है, और उसके एंड पॉइंट्स पे, तो उसको बोलते हैं टॉर्क, समझे। तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, दोनों मतलब कि, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, ये एफ है और ये माइनस एफ है, मान लीजिए, है ना, माइनस एफ है तभी ना अपोजिट है, तो इक्वल है और अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे टॉर्क, समझे। तो वही काम यहाँ पर भी है, ये माइनस, ये दोनों हम लोग डाइपोल के बारे में तो जानते हैं कि डाइपोल में दोनों चार्जेस क्या होते हैं, सेम रहते हैं, मतलब कि दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, लेकिन भले मतलब कि वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है ना, ठीक है। टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a, जो कि 2a डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, दोनों सेम चार्जेज हैं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्जेज हैं, और क्या बोलते हैं, हमारा जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसके ऊपर जो है माइनस क्यू ई चार्ज फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इस वाले माइनस क्यू के ऊपर, तो माइनस क्यू इंटू ई, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो प्लस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई इस पे, और इस पे प्लस क्यू इंटू ई, और ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। तो सोचिए कि इसके कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या हो जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे ना भाई, इधर से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और इधर से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे घूम जाएंगे, समझे। तो ऐसे घूम जाएंगे, तो इस मतलब वो उसका एक डाइपोल मोमेंट हो गया, और वो डाइपोल मोमेंट मतलब कि वो एक तो इसका परमानेंट डाइपोल अपना खुद का था। अब ये जो क्या बोलते हैं कि ये अपना परमानेंट डाइपोल था, अब अभी जो ये जो ऐसे घूम रहा है, ये टॉर्क जो है, ये जो टॉर्क है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फोर्स इंटू इनके बीच में रेडियस, ये दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस होता है ना। तो यहां पर हमारा फोर्स क्या है, फोर्स है Q इंटू ई, तो मैग्नीट्यूड टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हो जाएगा फोर्स, हमारा फोर्स क्या है QE इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस। अब इनके बीच में रेडियस कितना था, ये AC कितना था रेडियस, 2a साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2a साइन थीटा। तो QE इंटू 2a साइन थीटा, है कि नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, 2Q इंटू E, 2Q इंटू A इंटू E साइन थीटा, समझे, ठीक। अच्छा, टू क्यू ए इंटू ई साइन थीटा, 2Q इंटू ए इंटू ई साइन थीटा। अगर
अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2q इंटू ए, 2q इंटू ए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वो जो है P होता है, P यानी कि डाइपोल मोमेंट। P को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, समझे? तो P को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P E साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब बताइए, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा है, आपको पता है जब पी ई साइन थीटा होता है तो मतलब कि उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी क्रॉस ई, है कि नहीं? हमारा जो मैग्नीट्यूड है इसका, इस टॉर्क का, अगर पी साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? P क्रॉस E, है कि नहीं? तो ये हो गया P क्रॉस E, है कि नहीं? तो ये जो हमारा टॉर्क है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या बोलते हैं कि P क्रॉस E का, है ना, डाइपोल मोमेंट। और ये क्या बोलते हैं, फोर्स और रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और टॉर्क हम लोग पिछले साल पढ़े थे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। तो यहां पे क्या है? P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का, ठीक है। तो ये जो है, दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड E। ये जो टॉर्क है ये क्या करेगा? इस डाइपोल को फील्ड E के साथ E के अनुसार अलाइन कर देगा, है ना, ठीक है, ठीक। और व्हेन P इज अलाइंड विथ E, जब P और E दोनों एक दूसरे से अलाइन हो जाएंगे, कहने का मतलब इनके बीच में जब एंगल 0 रहेगा, थीटा जब क्या होगा? 0, तब क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा ना जी? जब ये थीटा इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे? टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, यानी कि साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, यानी कि P इंटू E इंटू 0, यानी कि 0, है कि नहीं? यही है। अब देखिए, बुक में देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, क्या होगा? क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें बहुत अच्छा डायग्राम दिया बुक में। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि फील्ड का ये डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये जो है ना E, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहां पर फील्ड इंक्रीज कर रहा है, समझे? यहां जो है फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा जब यहां फील्ड इंक्रीज करेगा? तो क्या होगा? ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब उसी डायरेक्शन में है ना, जिधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये डाइपोल मोमेंट भी है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, क्योंकि हम लोग डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, है ना। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है। तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अब इसके बीच में डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे भी देखे थे कि जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ऐसे रहता है। तो ये जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस प्लस क्यू के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड रहता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा। और इसका जो है, इसका भी अपना एक क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आउटवर्ड रहता है। तो ये जो नेगेटिव वाला है जो है मतलब क्या करता है? इनवर्ड होता है। तो नेगेटिव वाले का इधर साइड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो इसका इधर साइड में होगा। तो ये फोर्स ऑन माइनस क्यू हो गया और ये फोर्स ऑन क्यू हो गया, समझे? अब क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या होगा?
नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई, जैसे इधर ई इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो है क्या होगा, क्या बोलते हैं, ये फोर्स फोर्स ऑन क्यू जो है ग्रेटर होगा और इधर फोर्स ऑन माइनस क्यू ये लेस होगा। तो टोटल मतलब कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो दोनों का सम होगा तो फिर इधर अगर ज्यादा है तो फिर मतलब कि इसका डायरेक्शन इधर ही रहेगा ना नेट फोर्स का, है कि नहीं। तो वही है। तो अच्छा दूसरी चीज, जैसे कि ये जो है नेट टॉर्क, लेकिन जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा लेकिन जो नेट फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड रहेगा, है ना। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके डायरेक्शन में नेट फोर्स रहेगा, लेकिन नेट टॉर्क जो है वो जीरो होगा। ठीक है। अब अगर एंटी पैरेलल की बात करें, जैसे ये एंटी पैरेलल है, ये जो P है वो E के क्या है, एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में है, समझे। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो कहने का मतलब कैसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर देखिए उसका उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया गया। ये माइनस क्यू यहाँ था ना, ये माइनस क्यू इस साइड हो गया है और प्लस क्यू यहाँ था वो इस साइड हो गया। ठीक, तो अब डाइपोल मोमेंट जो है अपोजिट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसमें भी दोनों केस में जो है टॉर्क जीरो ही रहेगा, दोनों केस में टॉर्क जीरो रहेगा। लेकिन अब हमारा जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो इसके क्या बोलते हैं कि उसका डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स है ये ज्यादा है ना। ठीक, ये फोर्स ज्यादा है, इस साइड में हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इधर है ना, और इसका फोर्स कम है तो ये फोर्स इस पे जो है कम फोर्स लग रहा है और इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। द नेट फोर्स, अगर ये P अगर क्या है एंटी पैरेलल है तो नेट फोर्स क्या होगा, जिधर डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर लगेगा, है ना। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ P। इस P के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, P का ओरिएंटेशन E के रिस्पेक्ट में कैसा है। अगर E के पैरेलल होगा तो उसका जो उस पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। और अगर उसके एंटी पैरेलल होगा तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, है कि नहीं। यही है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जैसे मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अ कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है ना, क्या कारण है ना, कारण क्या है, एज द कॉम्ब एक्वायर्स चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, चार्ज एक्वायर कर लेता है बट द पेपर इज नॉट चार्ज, पेपर चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्यों होता है, क्यों होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन। द चार्ज्ड कॉम्ब पोलराइजेज द पीस ऑफ पेपर, उसको क्या करता है, पीस ऑफ पेपर को पोलराइज कर देता है। दैट इज इंड्यूस्ड अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देगा तो हो गया काम। फिर वो उसमें इंड्यूस्ड इंडक्शन के कारण मतलब कि पोलराइजेशन हो ही गया, पोलराइजेशन हो गया तो फिर वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। इंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाँ, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा पहले, कि अभी तक हम लोग जो है Q1 Q2 लिए कहीं पर, Q3 ले लिए कहीं, ठीक है, कहीं Q4 ले लिए, कहीं Q5 ले लिए, ऐसे करके Qn लिए कहीं कहीं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या इनके बीच में जो डिस्टेंस है
और ये जो पॉइंट चार्जेज हैं, ये अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखते हैं, कहेंगे कि भाई यहाँ कहाँ चार्ज है। इसका प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, मैथमेटिकली तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ठीक है, चलो सॉल्व कर लिए, सारा सब कुछ कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीज़। प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो ये दो मतलब आप दो चार्ज की बात कैसे कर सकते हैं, दो पॉइंट चार्ज की बात आप कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रीट चार्ज का, जो कि सिर्फ और सिर्फ अकेला होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, मतलब अकेले सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से चार्ज के बारे में बात करना मतलब इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो मतलब कि क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, फिर वहां पे कुछ छोटा सा एक एरिया लेते हैं, डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस जब लेंगे, छोटा सा जो एरिया लेंगे डेल्टा एस, वहां पर क्या बोलते हैं कि वहां के जो चार्जेज हैं, वहां चार्ज ये ये एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट, वहां पे जो चार्जेज हैं वो क्या है, डेल्टा क्यू, है ना। ठीक, ये डेल्टा एस जो है, हालांकि मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बड़ा रहेगा, ये डेल्टा एस माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप से उसको उस एरिया को देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये भी एरिया बहुत छोटा है, जो कि दिखे हमको मतलब खुली आंखों से भी नहीं दिख पाएगा, समझे। ये जो डेल्टा एस है तो इतना छोटा, तो कहने का मतलब मिनिमम इतना तो लिया जाए, मिनिमम इतना तो लिया जाए कि जिससे कि फिर हम लोग मतलब कि हाँ भाई उसका कुछ फिजिबल वैल्यू हो, मतलब प्रैक्टिकल कुछ वैल्यू हो। अब ये जो डिस्क्रीट जो चार्जेज है, इनका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। डिस्क्रीट चार्ज के बारे में अगर आप देखेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई आउटवर्ड है, ठीक है, मान लिया आउटवर्ड है, क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ भी हिलेगा? कुछ भी नहीं हिलेगा, उसका फोर्स ही एकदम मतलब नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा, कुछ भी नहीं वहां पर, मतलब कोई दूसरा चीज का, क्योंकि अभी आपको बताया ही कि जैसे उसका जो फोर्स है वो मतलब क्या है, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके है, फिर उसके बाद Q1 × Q2 अपन में R स्क्वायर। तो वो जो R ही इतना छोटा है, R इतना छोटा है, और ये Q1 और Q2 इन चार्ज का भी Q1 Q2 इसका भी वैल्यू छोटा है, तो इस फोर्स का कितना वैल्यू होगा? फोर्स भी बहुत मतलब नेग्लिजिबल होगा। तो कहने का मतलब एक पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, या फिर 10 पॉइंट चार्ज, या फिर मतलब कि 1000 पॉइंट चार्ज भी अलग अलग जगहों पर रहेंगे ना, तो भी उसका कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक डेल्टा एस छोटा सा एक एरिया एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं, एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। कंटिन्यूअसली मतलब कि जैसे अगर हम लोग कहें कि जैसे आप जानते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस है, सब सारा सब कुछ, मान लीजिए वो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस में उस मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 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 बहुत मतलब बहुत फाइन फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि मतलब कि अरेंज्ड हैं। छोटा सा सरफेस में ही मतलब कि लाखों करोड़ों मतलब कि उसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स पाए जाते हैं, है ना, है कि नहीं? करोड़ों क्या मतलब कि इन्फिनाइट, छोटा सा एरिया में अगर हम इतना पेज आपके सामने, ये पेज का छोटा सा जो एरिया हम लिए हैं, इस एरिया में ही मतलब कि करोड़ों मतलब कि वो होंगे मॉलिक्यूल्स, और ये क्या बोलते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। तो अब चार्ज तो क्या है? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो सोचिए, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो मतलब कि वो कितना छोटा है ना। और वो जो चार्ज है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करेंगे, तब जाकर के n × Q करके, n × E करके, या फिर n × Q करके उसमें मतलब कि कुछ चार्ज का वैल्यू रहेगा, जो चार्ज क्या होगा हमारे लिए थोड़ा सा मतलब कि हाँ लगेगा कि भाई हाँ कुछ इसका कुछ वैल्यू हो रहा है, कुछ वो दिख रहा है, उसका कुछ इफेक्ट दिख रहा है। नहीं तो ऐसे तो वो मतलब इफेक्ट ही नहीं दिखेगा डिस्क्रीट चार्ज के कारण। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब आपको हम बता देते हैं, डिस्क्रीट मतलब कि सेपरेट मतलब कि अलग अलग पॉइंट एक पॉइंट का हम लोग बात करें तो, है ना। लेकिन अगर मतलब इसलिए हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये सब थ्योरी था, ये सारा का सारा चीज थ्योरी था। क्योंकि जब भी पढ़ाई होता है, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है,
तो एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है तो पहले आइडियल कंडीशन को पहले एक ले लिया जाता है कि भाई ये आइडियल कंडीशन है, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम लोग मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होना चाहिए इस आइडियल कंडीशन से मैच करना चाहिए लगभग, समझे। तो इसलिए फिर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैच करवाने के लिए आइडियल कंडीशन को पहले स्टडी किया जाता है। तो इसलिए ये सब सारा आइडियल कंडीशन था, समझे। तो ये आइडियल कंडीशन था। अब इसका एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो उसको कैसे, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग उसको देखें तो ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज को हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली पढ़ लेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसको प्रैक्टिकली उसको हम लोग नहीं मतलब वो ला सकते उस चीज को, है ना, प्रैक्टिकल उसमें नहीं ला सकते। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमको क्या करना है, डिस्क्रीट की जगह पे कंटिन्यूअस के बारे में स्टडी करना है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा एक डेल्टा एस एक एलिमेंट है और उस एरिया में क्या है, उस एरिया में जो है डेल्टा क्यू चार्जेज हैं, ठीक है। उसमें चार्जेज कितने हैं, डेल्टा क्यू। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस होगा ना भाई। चार्ज का डेंसिटी डेल्टा क्यू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। तो एक पॉइंट मतलब कि किसी भी एक उसका डेंसिटी पता चल जाता है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, उसी तरह टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस, है ना। उस सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी करने का मतलब कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचिएगा इस बात को, इसको प्रैक्टिकली सोचिए कि मतलब चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है। जैसे हम लोग ये पॉइंट रखे, तो इस पॉइंट पे हमको पता चल जाना चाहिए कि इस पॉइंट पे कितने चार्जेज हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से। यहां एक पॉइंट रखे, तो अगर ये यूनिफॉर्म सरफेस है और यूनिफॉर्म चार्जेस पूरा चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं, तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी और यहाँ का चार्ज डेंसिटी दोनों बराबर रहेगा, है ना। बराबर रहने का मतलब कि ये जो सरफेस, इस सरफेस का जो चार्ज है, नंबर ऑफ चार्जेज या फिर टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, एक तरह से आप बोल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब वो वहां उस पॉइंट पे टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ का टोटल चार्ज डेल्टा क्यू, पर यूनिट वहां का एरिया छोटा सा एरिया जो है डेल्टा एस, है कि नहीं, ठीक। तो इस पॉइंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस। वो कहीं से भी किसी भी पॉइंट का, ये हम छोटा सा पॉइंट लगाए हैं, समझे, लेकिन ये भी पॉइंट बहुत बड़ा सरफेस है अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो, है ना। तो वही पॉइंट जो है बहुत बड़ा सरफेस है। तो वो सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस, समझे। फिर आगे है कि तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सो डिफाइंड इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड द डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। वो वहां पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये मैक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है। अब इसमें अब आप कहेंगे कि इसका हम मतलब आपको समझाते हैं। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करने का मतलब क्या है कि अब जैसे हम लोग कहे कि ये भाई ये एक सरफेस है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिए। ये जो सरफेस है, जैसे ये पेपर है पूरा, उस पूरे पेपर में ये छोटा सा एक सरफेस है। अब इस सरफेस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज क्वांटाइज्ड है कि नहीं है। क्वांटाइज करने का मतलब क्या होता है, n इंटू क्यू के टर्म में है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज आपको डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज। अब इसमें भी एक एटम चार्ज नहीं है उसमें और एक एटम चार्ज है, तो इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि अब भाई जैसे एक बहुत बड़ा स्कूल है ना, जैसे आप बड़ा स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो है एक एक बच्चे को थोड़ी वो मतलब वो करते रहेगा, हाँ चलो भाई ठीक है, क्लास डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर करके फिर उसको भाई चलो ठीक है, मतलब हाँ क्लास में देख लेते हैं प्रिंसिपल की हाँ सब लोग पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत जो कमजोर है उसी में चला देता है ना। तो वैसे ही, लेकिन छोटा जगह है तो उसमें कम बच्चे हैं, तो फिर क्या करता है कि भाई एक
एक एक को बोलता है अरे हाँ तुम क्यों नहीं किया भाई, हाँ तुम क्यों नहीं किया, वैसे ही वही चीज। तो यहाँ ये डिस्क्रीट, ये जो है डिस्क्रीट नहीं है। अब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर मतलब हजारों हजार चार्ज हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ चार्ज हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों चार्ज हैं। तो वहां पर एक दो अगर इधर उधर होता है तो एक दो अगर कम ज्यादा होता है तो डिसकंटिन्यू होता है, मतलब कि वो चार्ज नहीं है तो चलेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज, ये दोनों को इग्नोर कर देता है, समझे। तो यही है। अब इसका यूनिट क्या होगा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा आप बताइए। अरे भाई इसका यूनिट है कूलम और इसका यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर है कि नहीं, ये इसका यूनिट है, समझे। तो यही है। अब उसी तरह ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब उसी तरह अगर हम लिनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें, लिनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे लिनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा लिनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जैसे ये तो सरफेस एरिया था, जैसे अगर एक वायर है, एक पतला सा वायर है, तो उस पे हम लोग क्या बात करेंगे उसके लिए लैम्डा, यानी कि लिनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल। समझिए बात को, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी था इसलिए डेल्टा एस मतलब सरफेस एरिया। अब यहां पर लिनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसलिए डेल्टा एल। भाई एक लाइन के ऊपर, जैसे एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, उस छोटा सा पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो छोटा सा पॉइंट जो है वो क्या है डेल्टा एल, है कि नहीं। और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी उस पॉइंट का, उस लाइन का वो जो छोटा सा पॉइंट है उसका लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल। अब ये जो डेल्टा एल है ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, अभी हम बात जो कर रहे हैं ना कंटिन्यूअस का जो बात कर रहे हैं, जो ये भी कंटिन्यू छोटा सा जो डेल्टा एल है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत छोटा दिख रहा है, छोटा तो दिख रहा है लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बड़ा है। इसमें इन्फिनाइट, मतलब कि इसी छोटे से पॉइंट में जो इन्फिनाइट चार्ज होंगे, समझे, ठीक है, लाखों करोड़ों चार्ज होंगे। मतलब आप सोचिए, मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में जानते हैं, एटम का साइज आप जानते ही हैं कि 10⁻⁻15 मीटर तक होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻, क्या बोलते हैं ये 14 मीटर उसका न्यूक्लियस का साइज होता है। इलेक्ट्रॉन का साइज कितना छोटा होगा सोचिए, तो इलेक्ट्रॉन का साइज कितना छोटा होगा, तो वो सब मतलब चार्ज करने का मतलब ये जो चार्ज है ना बहुत ही छोटे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बड़ा ही रहेगा, यही सब है। अब इसका यूनिट अगर आपको निकालना है तो ये इसका यूनिट था, अब इसका यूनिट निकालना है तो यूनिट क्या होगा इसका, डेल्टा क्यू का कूलम और डेल्टा एल का पर मीटर, है कि नहीं, कूलम पर मीटर। अब उसी तरह अगर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो क्या है, कुछ नहीं है, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते थे और लिनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, और जो आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको रो से डिनोट करेंगे, समझे, रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, है कि नहीं। अरे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी में डेल्टा एस, लिनियर चार्ज में डेल्टा एल और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में डेल्टा वी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू का सी कूलम अपॉन में ये जो हमारा जो डेल्टा वी है उसका मीटर क्यूब, समझे, तो सी पर मीटर क्यूब। अब इसमें भी वही चीज है भाई, अच्छा वॉल्यूम किस में निकालते हैं, देखिए प्रैक्टिकली इन सब चीजों को सोचिए, ये सब प्रैक्टिकल बात है, मतलब खाली किताब में पढ़ लिए और ये कॉपी में लिख लिए बस, इससे कोई मतलब नहीं है, सब प्रैक्टिकल, जितना भी पढ़ाई है वो सब प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए। हमारे ये लाइन है, लाइन में लिनियर हो गया। अब जो हमारा जो सरफेस एरिया है, मतलब कि जैसे ये पेज है तो ये तो सरफेस है, सरफेस का एक छोटा सा एरिया है, तो ये क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां निकालेंगे। और अगर हम लोग बात करें अगर जैसे एक 3D फिगर की, जैसे ये बॉक्स, ये जैसे बॉक्स है, टेबल है, उसके मतलब कि बॉक्स है, कोई सा बॉक्स वगैरह है या फिर कोई एक सिलेंडर है या फिर कोई भी चीज है, ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोई भी चीज है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड का छोटा सा पार्ट, अंदर का छोटा सा पार्ट है ना, टुकड़ा, उसका टुकड़ा मतलब बोलिए, टुकड़ा मतलब है ना, तो उसका जो छोटा सा टुकड़ा है, वो जो टुकड़ा है
वो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब सबका एप्लीकेशन है ना। अभी हम लोग जो गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें, गॉस लॉ तो हम बाद में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग जो उसमें जब पढ़ेंगे तो फिर उसमें छोटा सा टुकड़ा है, तो ये सब सारा सब कुछ वो सब चीज समझना है, समझे। तो यही है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा रो इज इक्वल टू कूलम पर मीटर क्यूब, समझे। फिर अब जैसे आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसमें कहता है कि जैसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड वगैरह का जो है, तो ये सब जो है मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी को हम लोग रेफर करते हैं, है ना। वो कंटिन्यूअस फ्लूइड रहता है, वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर कांस्टेंट नहीं रहता है, उस डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया जाता है और कंटिन्यूअस फ्लूइड को माना जाता है उसमें सारा सब कुछ। तो यही सब है। अब आपको एक चीज बताते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो दिया हुआ है, जैसे फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, उसमें जो है उसका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रो है, समझे। और एक कोई सा हम लोग एक कन्वीनियंट ओरिजिन ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जिसे जो कि वो जो पॉइंट है यहाँ से, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ से, मतलब कि आर क्या बोलते हैं, आर उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर कैप, सॉरी आर वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर है आर, समझे। ठीक है। तो हमारा जो रो है, ये जो मतलब ये इस फ्री स्पेस में पूरा रो है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये जो है आर का फंक्शन है ना। ये जो क्या बोलते हैं कि ओरिजिन तो हमारा ओ है, ठीक है, और ये अलग अलग पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है ये जो रो है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे मतलब कि टुकड़ों में बांट देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा डेल्टा वी हम लोग वॉल्यूम ले लिए। फ्री स्पेस क्या है, स्पेस में तो वॉल्यूम है भाई। अभी आप जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं, मान लीजिए इस कमरे में आप बैठे हैं, तो उस कमरे का जो वॉल्यूम है डेल्टा वी हो जाएगा। उस कमरे का जो सॉरी उस कमरे का जो है वो वॉल्यूम है। ये हम लोग 3D फिगर जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, उधर क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप जिस कमरे में है तो वो एक जो है 3D हो गया। तो 3D में जो हम लोग 3 डायमेंशनल चीज रहता है, तो उसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ जो है हमारा जो डेल्टा वी होगा, तो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा क्या बोलते हैं कि रो, तो डेल्टा वी, डेल्टा उसका एक छोटा सा मतलब कि उसका जो है एक हम लोग क्या लिए, वॉल्यूम, छोटा सा एक वॉल्यूम का एक छोटा सा साइज लिए डेल्टा वी। अब उस डेल्टा वी में चार्ज क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अरे भाई रो इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन में डेल वी। तो हमारा डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल वी हो जाएगा ना, ठीक है, रो इंटू डेल वी हो गया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रो डेल वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी हम लोग इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 पढ़ा है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा, चार्ज Q अपॉन में R स्क्वायर। Q क्या है यहाँ पर, Q क्या है, रो डेल वी है, तो रो डेल वी अपॉन में R डैश का स्क्वायर इंटू ये R डैश का कैप, R का कैप, R स्क्वायर इंटू ये R कैप, ठीक है, R स्क्वायर इंटू R कैप। ये जो R वेक्टर था ना, उसको R उसका मैग्नीट्यूड नीचे ले लिया और यहाँ पे जो है क्या कर दिया, R कैप यानी कि उसका यूनिट वेक्टर से इंटू कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, ठीक। तो यही है। और ये जो R है ये तो बता ही दिए, R मतलब इस ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। कंसिडर एनी जनरल पॉइंट P, कोई एक जनरल पॉइंट, ये तो R था और यहाँ पर एक कोई जनरल पॉइंट है P, ठीक है। ये जो पॉइंट है P, अब इस यहाँ का जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ के जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, रो डेल वी, ठीक है, रो इंटू डेल वी। इस छोटे से वॉल्यूम का, इस छोटे से वॉल्यूम का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
चार्ज कितना था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो था, और वहां का चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू डेल वी हो जाएगा ना। अभी हम लोग देखे ना, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डेल वी। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको प्रैक्टिकली इसको हम बताना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग वहां पर कहां पर देखना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके कारण, है ना, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। और ये जो है यहां से ये जो है क्या बोलते हैं, आर डैश डिस्टेंस पर है ना, ठीक है। ये जो है आर डैश डिस्टेंस पर है यहां से, समझे, इसका पोजीशन वेक्टर आर है और ये आर डैश डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनी जनरल पॉइंट पी इनसाइड और आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन विद पोजीशन वेक्टर आर, तो इसका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डेल वी अपन में आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश का कैप, आर डैश का कैप, ये आर डैश ही था, समझे, ठीक। ये आर डैश जो डिस्टेंस है वो पी और पी, ये जो पी पॉइंट है और ये हमारा आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट था, उसके बीच में वो डिस्टेंस है आर डैश, समझे। तो ये हो गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वही है, मतलब उसी के जैसा है, बस वो चार्ज की जगह पे यहाँ पर रो इंटू डेल वी हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, समझे। तो ये हो गया बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय समिंग ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू डिफरेंट वॉल्यूम एलिमेंट्स, है कि नहीं, अलग अलग जो वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं उसके सबको टोटल सम करेंगे, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ क्या बोलते हैं, समेशन क्या बोलते हैं कि ये हो गया आपका समेशन ऑफ रो डेल वी अपन में ये आर डैश स्क्वायर इंटू ये आर डैश का कैप, जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं उन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सम कर देंगे तो वो जो है हमारा टोटल वो हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप डेल्टा वी टेंड्स टू, अगर आप जीरो रखते हैं, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, है कि नहीं, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो उसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन में ये रो डी वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू ये आर डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब तो कांस्टेंट है, सब तो बाहर हो जाएगा, इसके बारे में फिर हम लोग बाद में और भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो अब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग इसको फिर समझिए, फिर बनाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाइए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।